हरियाणा के रोहतक में बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के घर के बाहर अच्छी खासी तादाद में किसान पहुंच गए। वहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और बीजेपी नेता पर आरोप लगाया कि उन्होंने 3 दिन पहले हिसार में हुए किसानों के प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं को अश्लील इशारे किए थे, जिसकी आग उनके घर के दरवाजे तक हंगामे के रूप में पहुंच गई। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने बीजेपी नेता के घर के बाहर की गई बैरिकेडिंग को लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पहले से ही वहां पुलिस फोर्स तैनात थी। उन लोगों ने नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को वहीं रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसान भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने भी गुस्से में बैरिकेड गिरा दिए। इससे पहले उन लोगों ने बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के खिलाफ नारे लगाते हुए रैली निकाली। इन प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। हंगामे के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब गुस्साए किसानों ने पुलिस की लाख कोशिश के बाद उनके रास्ते का कांटा बन रहे ज्यादातर बैरिकेड गिरा दिए, जिसके बाद बाकी किसानों के साथ महिलाएं भी सड़क पर गिरे बैरिकेड पर चढ़ गईं। इसका हाथ काटेंगे, खड्डा खोली, ये दुर्गा का अपमान किया है। हालांकि पुलिस वालों की ताकत के आगे उनकी एक न चल सकी। वो पुलिस वाले भी किसी पहाड़ की तरह वहीं डटे रहे और उन्होंने उन लोगों को आगे बढ़ने से रोका। इस बीच मनीष ग्रोवर ने इस मामले पर अपनी सफाई दी। मेरे घर के अंदर भी बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ है, इसे किसी को लगता हो ऐसे हरकत की है तो मैं खेद। काफी देर तक यूं ही ये हंगामा चलता रहा। ऐसे में बैरिकेड पर चढ़े किसानों को रोकने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। सौभाग्य की बात है कि हरियाणा के किसानों ने बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी के नेताओं के हर कार्यक्रम को रद्द कराने की कसम खा रखी है और उसी के तहत हिसार जिले में किसानों ने बीजेपी के विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें आरोप लगा कि विधायक के साथ गाड़ी में मौजूद किसी नेता ने महिला किसानों को भद्दे इशारे किए, जिस पर विधायक ने सफाई देकर माफी मांगी तो किसानों ने रोहतक में हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का घेराव करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि मनीष ग्रोवर पहले ही वीडियो जारी करके सफाई दे चुके। बिहार के मुजफ्फरपुर में कई निचले इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ का पानी भरने से डूबने की कगार पर पहुंच गए। वहां के लोगों के पास अब आने जाने के लिए एक ही सहारा है, वो है नाव, जिनकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि सड़कों और उन पर चलने वाली गाड़ियों के बारे में सोचना ही बेमानी होगा। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें लोगों के आशियाने पानी में डूबे नजर आए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी तालाब के बीचों बीच बने हों। केवल मकान ही नहीं, वहां खड़ी गाड़ियां भी पानी में समा गईं। चाहे वो कार हो, बस हो या फिर सामान ढोने वाली गाड़ी हो या ट्रक हो, सब पानी से घिरे दिखे। जहां कभी गाड़ियां चलती थीं, लोग पैदल टहलते हुए कहीं भी चले जाते थे, वहां के लोगों के लिए अब नाव से आना जाना मजबूरी बन गया। जाने आने में सबसे ज्यादा परेशानी है। 50 रुपया, कोनो 100 रुपया नाव वाला लेता है। उन लोगों की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि नाव से सफर के लिए उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। सौभाग्य की बात है कि बिहार के सिंचाई विभाग का दावा है कि वहां नदियों पर बने सभी तटबंध अभी सुरक्षित हैं, जबकि वहां नदियों के किनारे बसे गांव, कस्बे और शहर पानी में डूबते जा रहे हैं, जिनमें बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा मुजफ्फरपुर भी है, जहां अब शहरों में भी नाव चलाने की नौबत आ गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले कुछ वक्त से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसने उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी। वहां के विकास नगर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ते का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वहां कई गाड़ियां रास्ता खुलने का इंतजार करती नजर आईं। चंपावत से भी ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां एक कार पहाड़ से गिरे मलबे में ही फंस गई, जिसे निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद दी गई। सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में अब बारिश का मतलब सड़कों पर मलबे का बैरिकेड ही हो गया। जहां लगातार 2 दिन से बारिश के बाद पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानें टूटने से गंगोत्री हाईवे बंद है और टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे और चीन की सीमा को जोड़ने वाली 3 प्रमुख सड़कें भी बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए मलबा भी तभी हट पाएगा जब बारिश बंद होगी। और मौसम विभाग का अनुमान है कि इस पूरे हफ्ते उत्तराखंड में बारिश होती रही। महाराष्ट्र के पालघर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रोके जाने से भड़के एक सैलानी ने पुलिस वाले पर ही हमला कर दिया। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू लागू है।
ऐसे में जब पुलिस ने उसे घूमने से रोका तो वो पुलिस वालों से ही भिड़ गया। वो आदमी वहाँ घूमने पहुंचा था, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लागू होने की वजह से वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने उसे रोक दिया। बस इसी बात पर वो भड़क गया और पुलिस वालों से ही उलझ पड़ा। इस दौरान एक पुलिस वाले ने उसे खींचकर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके साथ ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक पीछे मुड़ा और तेजी से दौड़ते हुए एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया, लेकिन पुलिस वाले ने उल्टा उसे ही जमीन पर पटक दिया और फिर पैर पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। इसी बीच वहाँ मौजूद एक दूसरा आदमी उनके पास पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। हालांकि बाद में पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई, जहां पुलिस से मारपीट करने के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। सौभाग्य की एक बात है कि हम लोग जंगल में नहीं रहते कि सैर सपाटा और मस्ती करने के नाम पर सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दें और रोकने टोकने पर गलती मानने के बजाय पालघर में समंदर किनारे घूमने निकले इन जाहिलों की तरह खून खराबा शुरू कर दिया, जिन्हें न तो कोरोना की परवाह थी, न मौसम विभाग की चेतावनी का डर था कि अभी समंदर किनारे नशे की हालत में क्या होश में घूमना भी खतरनाक है। कांग्रेस के अलग अलग संगठनों ने देश के कई शहरों में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता मार्च निकालते हुए सीधा बीजेपी के दफ्तर के सामने पहुंच गए और ठीक दफ्तर के गेट के सामने शंख बजाने लगे। पुलिस ने पहले ही बीजेपी दफ्तर के सामने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा सख्त कर दी थी, ताकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का कोई टकराव न हो। महंगे पेट्रोल पर ध्यान खींचने के लिए प्रदर्शनकारी ऊंट लेकर पहुंचे। एलपीजी की महंगाई दिखाने के लिए एक सिलेंडर की शव यात्रा साथ लाए और महंगे तेल पर गुस्सा जताने के लिए तेल के खाली डिब्बे बजाते हुए पहुंचे। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जयपुर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और आप तस्वीरें देखिए कि बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का मार्च पहुंचा है। दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता गले में सब्जियों की माला पहनकर मार्च करने निकली। किसी ने सिर पर छोटा एलपीजी सिलेंडर रखा तो किसी ने सब्जियों की टोकरी। चंडीगढ़ में तो महिला कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया और कई महिलाएं सड़क पर सब्जियां बेचने के लिए बैठ गईं। आलू, करेला, घिया, सीताफल, शिमला मिर्च, नींबू, टमाटर, खीरा सब कुछ बेचने की कोशिश की, लेकिन सब्जियां खरीदने एक भी ग्राहक नहीं आया। एक घिया जो बच्चे खाने को तैयार नहीं है वो 60 रुपए किलो है। मुझे बताइए, एक ग्राहक भी यहाँ तक नहीं आया। ये एक सूचनात्मक प्रदर्शन है मोदी सरकार तक आवाज पहुँचाने का। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि वो सभी कोरोना संकट की वजह से बेरोजगार हो चुकी हैं। सौभाग्य की बात है कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हर चीज की महंगाई बढ़ा देती हैं, क्योंकि सामान की ढुलाई महंगी हो जाती है। और इस बार तो डीजल पेट्रोल के साथ 2 चक्रवाती तूफान और समय से पहले सक्रिय हुए मानसून ने भी बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि तूफान से सब्जियों की फसल बर्बाद हुई और अब बारिश की वजह से सब्जियों की सप्लाई का रास्ता बंद है, जिससे चौतरफा महंगाई बढ़ी और कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। बंगाल के बर्धमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में एक कार्यकर्ता ने खूब हंगामा किया। बवाल करने वाले कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे पार्टी के दफ्तर में घुसने से रोका गया और दिलीप घोष के सामने ही पार्टी दफ्तर में मौजूद दूसरे कार्यकर्ताओं से भिड़ गया। जिस समय दिलीप घोष ने मीडिया से बात करनी शुरू की, उसी समय वो दंदनाते हुए पार्टी कार्यालय में पहुंच गया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोगों ने उसे रोका, लेकिन वो तो जैसे अपने आपे में ही नहीं था। वो पहले खुद को रोकने वालों से भिड़ा और फिर दिलीप घोष से लड़ने आगे बढ़ा, जिसके बाद दिलीप घोष भी गुस्से में आ गए और उन्होंने उसे बाहर निकलवा दिया। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी वो कार्यकर्ता चिल्लाता रहा। वो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आने वाले लोगों पर जमकर बरसा। दल के हारिয়েছে হ্যাঁ নিজের বুতে বসে না তারা আজকে দল চালাবে। इस पूरे बवाल के बीच पार्टी कार्यालय के अंदर हो रहा कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें दिलीप घोष ने संगठन से जुड़ी बातें की। सौभाग्य की एक बात है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले पार्टी बदलने की होड़ मची थी, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। जहां एक दिन पहले टीएमसी में बवाल मचा था कि दूसरी पार्टी से आए लोगों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, और वही दुखड़ा बीजेपी के नेता सुनाने लगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में उसके शव का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये डीएनए टेस्ट कमांड हॉस्पिटल में कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर सौंपने के लिए कोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अभिजीत के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम आदेश दिया। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी हिंसा से जुड़ी अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी और फिर अदालत ने एनएचआरसी को निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट की कॉपी मामले से जुड़े सभी पक्षों को मुहैया कराई जाए। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका पर अगले 3 से 4 दिन में फैसला हो सकता है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि
दिल्ली में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ राहुल गांधी की मुलाकात में पंजाब के संकट पर लंबी चर्चा हुई। प्रशांत किशोर के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, हरीश रावत और वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। प्रशांत किशोर की मौजूदगी इसलिए अहम है क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार भी हैं। उन्होंने ये साफ संदेश कांग्रेस हाईकमान को दिया कि सिद्धू को डिप्टी सीएम और कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर कैप्टन अमरिंदर को कोई ऐतराज नहीं है। इसके साथ ही यह भी साफ किया कि अगर कैप्टन को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो 2 और उप मुख्यमंत्री बनाने होंगे, जिनमें एक नेता दलित समुदाय से होगा। प्रशांत किशोर ने कैप्टन खेमे के किसी हिंदू नेता को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के फायदे भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझाए, जबकि राहुल और प्रियंका सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। इसीलिए दर्जनों बैठकों के बाद भी अब तक नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका पर कोई फैसला नहीं हो पाया। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के मामले पर अदालत ने पुलिस को फटकारा। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई और कहा कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के मामले पर तैयार ये रिपोर्ट बड़े ही साधारण तरीके से बनाई गई। अदालत ने 2 टूक कहा कि यह मामला संवेदनशील है। साथ ही उसने दिल्ली पुलिस को फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। 3 अगस्त को मामले की फिर से सुनवाई होगी और उसी समय जांच अधिकारी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे। गुजरात में हो रही जोरदार बारिश की वजह से कई जिलों में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। बारिश का सबसे ज्यादा असर कच्छ जिले में देखने को मिला, जहां दूसरी सड़कों के साथ ही स्टेट हाईवे पर भी बारिश के पानी का कब्जा हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में हाईवे पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग उसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इसका नतीजा ये हुआ कि गाड़ियां जहां तहां रुक गईं और फिर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। यही नहीं, सड़क पर बहता पानी अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गया। इस आफत की बारिश का सामना द्वारका के लोगों को भी करना पड़ा। वहाँ भारी बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां चलते चलते अचानक बंद हो गई, जिसके बाद लोगों को उन्हें धकेलना पड़ा। कारें और मोटरसाइकिलें तो किसी तरह पानी में डूबी सड़कों को पार कर गईं, लेकिन पैदल चलने वालों की हालत खराब हो गई। इसी तरह की तस्वीरें कई और जिलों से भी सामने आईं। 100 बात की एक बात है कि गुजरात के कच्छ का इलाका एक तरफ समंदर से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं, जिनकी वजह से बारिश अगर ज्यादा हो तो पानी ढलान की ओर तेजी से आता है और पलक झपकते ही वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। और इस बार तो कच्छ और द्वारका में 2 घंटे में 3 इंच तक बारिश हो गई, जिसे समेट पाने की क्षमता नालों में नहीं थी। गुजरात के दाहोद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक महिला से सरेआम कुछ दबंगों ने बदसलूकी की। बताया गया वो महिला किसी आदमी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। आरोप है कि इसी के बाद गांव के कुछ लोगों ने मौका देखकर उसे पकड़ लिया और फिर उन लोगों ने सबके सामने ही उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। इसके साथ ही कुछ लोग उसे डंडों से पीटने भी लगे। दबंगों से घिरी वो महिला कभी अपने कपड़ों को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करती दिखी तो कभी उनके हमलों से बचने के लिए इधर उधर भागती दिखी। इस दौरान वो लगातार उन लोगों से माफी की गुहार भी लगाती रही, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आई। इसके बाद एक आदमी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, उसे एक आदमी को कंधे पर उठाकर पैदल चलने की सजा भी दी गई। हैरानी की बात यह रही कि गांव की कुछ महिलाओं के सामने ही ये सब होता रहा, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। इस घटना का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 100 बात की एक बात है कि हम लोग आज भी महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि संपत्ति समझते हैं। वरना दाहोद में पति को छोड़कर भागी महिला के साथ बर्बरता करने के बजाय उसके पति और ससुराल वालों से पूछते कि वो भागी क्यों थी। लेकिन यहाँ तो बिना सुनवाई के महिला को दोषी ठहरा दिया गया और समाज के ठेकेदार दुशासन बन गए, जिन्हें महिला के पति और ससुराल वालों ने ही मनमानी करने की छूट दी थी। इसलिए पुलिस ने पति समेत 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ों के पत्थर खिसकने की घटनाएं हुई, जिनकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। कांगड़ा जिले में के गांव में तो कुछ परिवारों पर रात के वक्त कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि पल भर में घर तबाह हो गए, जिसके बाद रात में ही एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई लोगों के लापता होने की खबरें आती रहीं और कुछ खुशकिस्मत लोगों को बचाने में एनडीआरएफ की टीमें कामयाब भी हो गईं। सुबह के वक्त जब न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो तस्वीरें चौंकाने वाली दिखी। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं खतरा जो है वो अभी भी बना हुआ है।
पहाड़ की तलहटी में बसे कुछ मकान अपनी जगह से काफी दूर पहुंचे हुए कबाड़ की तरह दिखने लगे। कुछ कच्चे मकान तो गायब ही हो गए। ये जो तस्वीरों में आप ये जो घर देख पा रहे हैं, ये पहले ऊपर था और जैसे ही मलबा नीचे गिरा उसके बाद ये घर जो है वो खिसक कर यहाँ पहुँच चुका। घटना वाली जगह पर पहुंचने के रास्ते में भी कई जगहों पर रुकावटें आईं। जानकारों और रिश्तेदारों की खबर लेने के लिए आसपास के इलाकों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने सैलानियों से खतरे वाली जगहों से दूर रहने की अपील की। बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट पूरे देश भर से यहाँ आए हैं और टूरिस्ट ऐसी जगह ना जाएं जहां इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मौसम बिगड़ने के कारण पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई हैं। सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भूकंप के झटकों से हिले हुए हैं और अब वहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सड़कें बनाने के लिए पहाड़ भी खूब तोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के सभी जिले बारिश के मौसम में जमीन खिसकने के खतरे से भरे हुए हैं। और कुछ साल से तो वहां बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिसका कहर एक दिन पहले धर्मशाला में टूटा, जहां अब भी आधा दर्जन से ज्यादा लोग लापता हैं। कोरोना के मरीजों की गिनती में कमी आने के बाद भी कोरोना से होने वाली मौतों की गिनती कम नहीं हो रही, जिसकी बड़ी वजह सामने आई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कुछ राज्यों के पहले हुई मौतों के आंकड़ों को ताजा आंकड़ों में जोड़े जाने की वजह से मौत का आंकड़ा लगातार बड़ा बना हुआ है। 24 घंटों में देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा जब 2000 के पार पहुंचा, तब जाकर यह बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक 12 जुलाई को हुई 2020 मौतों में अकेले मध्य प्रदेश के 1431 मरीजों की मौत का आंकड़ा शामिल है। लेकिन ये 1431 मौतें मध्य प्रदेश में 24 घंटों में नहीं हुई, बल्कि ये मौतें पहले हुई थी, जिनकी जानकारी राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पहले नहीं दी गई थी। पहले बिहार ने भी दूसरी लहर में हुई मौतों के कुछ आंकड़े कुछ दिन बाद जारी किए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र भी कई दिनों से पहले हुई मौतों के आंकड़ों को ताजा आंकड़ों में धीरे धीरे जोड़ रहा है। माना जा रहा है कि जब राज्यों में बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई, तब पूरे आंकड़े केंद्र सरकार को इन राज्यों की तरफ से नहीं दिए गए और किन्हीं वजहों से, और उन्हीं आंकड़ों को अब राज्य केंद्र सरकार को धीरे धीरे बताकर अपना बैकलॉग हटा रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी दावा किया कि मरीजों में कमी आने के साथ मौत भी कम हो रही है, लेकिन पुराना डेटा अब जोड़ने की वजह से मौत का आंकड़ा ज्यादा दिख रहा। As the cases are declining, the deaths are also declining, but because there is data harmonization, data adjustment, data being put, which may have not been made available earlier on, so you should see that. But overall trend, the cases are declining, the deaths are declining. असम की विधानसभा में एक ऐसा बिल पेश किया गया जिसके पास हो जाने के बाद राज्य में गोमांस बेचने के नए नियम बन जाएंगे। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में मवेशी संरक्षण बिल 2021 पेश कर दिया, जिसके मुताबिक राज्य के सभी मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने पर रोक लग जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस बिल का मकसद उन इलाकों में गोमांस बेचने की मंजूरी नहीं देना है जहां हिंदू, जैन, सिख और गोमांस नहीं खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि कुछ धार्मिक मौकों पर गोमांस बेचने के नए नियमों में छूट भी दी जा सकती है। नए बिल के तहत सजा का भी प्रावधान है और इसका उल्लंघन गैर जमानती अपराध होगा। यही नहीं, दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल कैद या 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। सरकार ने साफ किया कि मवेशी में बैल, गाय, बछिया और बछड़े शामिल होंगे, यानी इनके मांस बेचने के नियम तय होंगे।